हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम जो करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में करने वाले हैं। आप समझना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ या कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते कौन सी हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हमारे संविधान की किताब में इनके बारे में मेंशन्ड है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर नहीं मेंशन्ड है तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल में आते कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज, फिर एक एनसीबीसी हो गया, ये रिसेंटली इसको ऐड किया गया है। फिर ऐसी स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो गया, कैग हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, एडवोकेट जनरल हो गया, जीएसटी काउंसिल हो गया। ये मेजॉरिटी में यही जो है मेन पोस्ट हैं जिनके बारे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। तो इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। आइए देखते हैं। इलेक्शन कमीशन जो है इसका आर्टिकल पूछ लिया जाए तो 324 नंबर आर्टिकल है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन्ड है। इलेक्शन कमीशन किसके अंदर, पार्ट 15 के अंदर, आर्टिकल 324 पार्ट 15। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन प्रेजेंटली कंसिस्ट्स ऑफ, अभी ये देखिए दो तीन तरह की चीजें पूछता है इसके अंदर एग्जामिनर। एक तो आर्टिकल पूछ लेगा या पार्ट पूछ लेगा इसका, या फिर ये पूछ लेगा कि इसके अंदर कितने सदस्य होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, या फिर ये पूछ लेगा कि इसकी रिटायरमेंट कब होती है, या फिर ये पूछ लेगा इसको अपॉइंट कौन करता है, या फिर ये पूछ लेगा कि ये रेजिग्नेशन किसको देगा, या फिर ये पूछ लेगा कि पहला इलेक्शन कमिश्नर कौन था, या फिर पूछ लेगा कि प्रेजेंट इलेक्शन कमिश्नर कौन सा है। 6-7 लगभग 7 क्वेश्चन के आसपास इसमें से निकल के आते हैं, सब पता होना चाहिए आपको। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, साथ में 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। टोटल 3 मेंबर होते हैं अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है भाई, ये पेपर के अंदर आएगा और ऑप्शंस में आएगा। कई बार ये ऑप्शंस ऐसे आते हैं कि ए ऑप्शन में दिया होता है आर्टिकल के बारे में, बी ऑप्शन में पार्ट के बारे में, सी ऑप्शन के अंदर इसके पूरे के पूरे ये दिया होता है कितने मेंबर होते हैं, डी ऑप्शन के अंदर क्या दिया होता है रिटायरमेंट के बारे में, और पूछेगा कि एबीसीडी में से कौन सा सही है, ए सही है, बी सही है, ए बी सही है, एबीसी सही है, एबीसीडी सही है। तो वहां पे बच्चा फंस जाता है, वहां पे थोरो नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो वही तो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद देखिए कि ये जो है बंदा ये 6 साल तक अपनी पोस्ट निभा सकता है ऑफिस के अंदर, अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है या इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो। लेकिन अगर इसकी रिटायरमेंट एज देखिए 65 ईयर्स है, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, 65 ईयर्स है। कई जगह पे 62 देखने को मिलेगा, कई जगह पे 65, अलग अलग पोस्ट्स के अंदर बोल रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन की 65 है, लेकिन वहीं पे एडवोकेट जनरल की जाके देखेंगे तो 62 होती है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको 65 वाली को पता होना चाहिए, 62 का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लगती है। यहाँ पे ये 65 साल की उम्र में रिटायर होता है और 6 साल मैक्सिमम ये रह सकता है इस पोस्ट पे। दोनों में से जो चीज़ पहले हो गई तो ये रिटायर, सिंपल सी बात है ना। द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर अगर बोल रहे हैं तो सुकुमार सेन जो थे सबसे पहले थे। अभी आज की डेट में अगर आप देखें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, राजीव कुमार है। ठीक है, ये हैं, और ये श्री सुकुमार सेन ये सबसे पहले थे। आप देखिए कि ये याद रखिएगा कि ये जो चीज़ है मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये करंट अफेयर की चीज़ें ये बार बार चेंज होते रहते हैं। अब मान लीजिए कि 2-4 महीने में चेंज हो गए, तब आप वापस से मान लो फिर से इस सेशन को देखने आ रहे हैं, मान लिया आप भूल गए, तो फिर क्या होगा कि मैं आप इनके बारे में बता रहा हूँ और उस टाइम पे ये क्या पता बदल चुके हो। तो आपको हमेशा एक कॉपी पेन रखना है, एक डायरी रखिए। ऐसे मैं दिखाता हूँ आपको सिंपल सी, एक मैं हमेशा क्या करता हूँ, अपने टाइम में भी मैं यही करता था, एक छोटी सी एक डायरी रखता हूँ। इसके अंदर हमेशा एक पन्ने के अंदर लिख लीजिए, पॉलिटी लिखो और नीचे लिख लो आप सारी की सारी पोस्ट्स कि किन के करंट अफेयर आपको याद करके रखने हैं, जिनके बारे में आपको रीचेक करना है एग्जाम से 1 मंथ पहले। ठीक है भाई, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ, इनको 1 महीना पहले जरूर देखिएगा कि ये उस टाइम पे कहीं चेंज तो नहीं हो गए हैं। और एग्जामिनर क्यों पूछता है वहां पे, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर के अंदर, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम। अब हम सेकंड पार्ट आता है हमारा यूपीएससी का। इसके अंदर क्या है कि आर्टिकल पूछेगा तो आप बोलेंगे कि 315 से 323 के बीच में लिखा हुआ, और पार्ट पूछ लेगा तो पार्ट इसका है 14 नंबर। अब ये क्या है कि 2 तरह के हो सकते हैं, यूपीएससी हो गई यूनियन की और एसपीएससी हो गई स्टेट की। तो स्टेट की अभी आगे आएगी। इसके अंदर अगर बंदे पूछ ले कितने लोग होते हैं, तो एक तो चेयरमैन हो गए और साथ में अदर मेंबर्स होते हैं कुछ, साथ में ये अपॉइंट कौन करता है, इसको प्रेसिडेंट करते हैं। अगेन वही है कि प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करेंगे। टर्म इज ऑफ 6 ईयर्स, 6 साल की है इसकी टर्म भी, और रिटायरमेंट वही है 65 साल की उम्र, यानी कि 6 साल अगर पहले कंप्लीट हो रहे हैं तो रिटायर हो जाएंगे, अगर
65 साल पहले कंप्लीट हो रहा है तो रिटायर हो जाएंगे, दोनों में से जो चीज़ पहले हो जाए। फिर चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट, यानी कि आप देखिए अगर कोई व्यक्ति यूपीएससी का चेयरमैन बन जाए एक बार, तो वो क्या है कि दोबारा कभी भी भविष्य में किसी भी पोस्ट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर पार्ट नहीं ले सकता है। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है भाई। इसमें एक और चीज़ देखिएगा कि यहाँ पे जो है ना टोटल 10 मेंबर रहते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी कि एक तो चेयरमैन रहेगा और साथ में 10 अदर मेंबर रहेंगे, यानी कि 11 सदस्यीय कमेटी ये बनती है यूपीएससी की एक तरह से, ये समझ लेना। और इसके अंदर क्या है कि अभी देखो, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप हमेशा करंट का चेक कर लेना कि कौन इनके चेयरपर्सन है। अभी जैसे देखिए इसमें है कौन, मनोज सैनी जी, लेकिन समस्या ये है कि ये एक्टिंग चेयरमैन है, ये 6 साल तक नहीं रहेंगे, इनको कभी भी हटाया जा सकता है, और जो फिर उसके बाद मेन वाले आएंगे तो इसीलिए जैसे बोला जा रहा था कि जून के अंदर इनको हटा दिया जाएगा, तो आप देख लेना इस एंगल से। इसीलिए मैंने यहाँ पे मैं नहीं मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपको देखना पड़ेगा कि उस टाइम पे एग्जाम से 1 महीना पहले कौन इसके चेयरमैन है। आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिए कि एसपीएससी की मैं बात करता हूँ, इसके अंदर क्या है, टोटल चेयरमैन है एंड अदर मेंबर्स हैं। आप देखो अदर मेंबर्स का क्या मतलब है, यहाँ पे एक्चुअली फिक्स नहीं है, यहाँ पे ये कितने होंगे फिक्स नहीं है, यहाँ पे ये गवर्नर के हाथ में है, उनको जितने चाहिए मेंबर यहाँ पे रख सकते हैं। यानी एक चेयरमैन होना जरूरी है, बाकी के वो गवर्नर फिक्स करेंगे कि किसको रखना है किसको नहीं। और इनको अपॉइंट कौन करते हैं, गवर्नर करते हैं, क्योंकि ये एसपीएससी है, स्टेट पब्लिक सर्विस है, और स्टेट में प्रेसिडेंट के ओहदे के टाइप का दर्जा किसको मिलता है, गवर्नर को मिलता है, सिंपल सी बात। ये भी कितने साल के लिए होते हैं, 6 साल के लिए होते हैं। रिटायरमेंट जो इनकी 62 साल है, ध्यान देना। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, कोई भी सेंटर की बड़ा ओहदा है उसमें 65 साल है, और कोई भी स्टेट का बड़ा ओहदा है उसके अंदर 62 साल है मैक्सिमम एज। तो इससे आपको जल्दी चीजें याद रहेंगी, है ना, कि इन दोनों में से जो चीज पहले होगी तो वो रिटायर हो जाएगा फिर, और अपना रेजिग्नेशन किसको देगा, वो गवर्नर को देगा, सिंपल सी बात। जो चेयरपर्सन या चेयरमैन है एंड मेंबर्स कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट। बेशक से गवर्नर इनको अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नर इनको इम्पीच कर सकते हैं या हटा सकते हैं, जी नहीं हटा सकते। इनको अपॉइंट गवर्नर करेगा, लेकिन रिमूव इनको केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। ये एक स्पेशल प्रोविजन है। आप ये 3 नंबर पॉइंट पेपर के अंदर अक्सर पूछा जाता है, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। और इनका जो हटाने का तरीका है वही जैसे यूपीएससी में हटेंगे वैसे ही इसमें भी हटेंगे। अब वहाँ यूपीएससी के अंदर क्या है कि ऑलरेडी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करना है, तो उन्हीं को अथॉरिटी हटाने की सिंपल सी बात है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यही है कि यहाँ गवर्नर अपॉइंट कर रहे हैं, लेकिन हटाएंगे केवल प्रेसिडेंट ही। अच्छा, नोट एक इसमें करिएगा कि देयर इज ए प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम जेपीएससी बोल देते हैं। अब देखो हम जो बात कर रहे हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं। जो एसपीएससी ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, यूपीएससी भी है, लेकिन अगर इनकी जॉइंट कर दिया जाए, जॉइंट मीटिंग्स के लिए कमेटी बना दी जाए, तो वो जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी होगी। इसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मत बोलिएगा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे, है ना, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसको नहीं बोल सकते हैं। इसके अंदर और कौन कौन होते हैं, चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ जेपीएससी आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब इसके अंदर जो चेयरमैन है या इसके मेंबर हैं उनको अपॉइंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट बाहर के जो है वही करेंगे। और आगे एज ऑफ रिटायरमेंट वगैरह ये तो सब मैंने बता ही दिया है। यानी कि जेपीएससी के अंदर भी क्या है, वही 6 साल के लिए इनका टेन्योर रहता है, और एज ऑफ रिटायरमेंट इनकी भी 62 साल है। जो भी चीज़ पहले हो जाए उस हिसाब से ये रिटायर होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फाइनेंस कमीशन का। इसके आर्टिकल के बारे में पूछ लिया जाए तो 280 नंबर आर्टिकल है। ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसको कौन अपॉइंट करते हैं, तो भारत के प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं आफ्टर एवरी 5th ईयर, हर 5 साल के बाद, है ना। और फाइनेंस कमीशन के अंदर क्या है कि मेंबर्स को कितने होते हैं, तो एक तो चेयरमैन होंगे और उसके अलावा 4 अदर मेंबर्स होंगे जिनको अपॉइंटमेंट करेंगे प्रेसिडेंट। और ये लोग जो है होल्ड करेंगे अपना ऑफिस पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। जितना प्रेसिडेंट लिखेंगे उतना, है ना। और ये हर 5 साल के बाद प्रेसिडेंट इसको बनाते हैं। दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट ऑल्सो, ठीक है भाई। इट इज मेजरली एन एडवाइजरी बॉडी। ये होती क्या, एक तरह से ये एडवाइस करती है ना, हमारी सरकारों को एडवाइस करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। और किस चीज के लिए एडवाइस, ये एक्चुअली तय करती है कि जो सेंटर है और स्टेट है, इन दोनों के बीच में देखिए रेवेन्यू का का पूरा शेयर क्या होना चाहिए। रेवेन्यू मतलब बोले तो टैक्सेस ही है मेन सबसे बड़ा रेवेन्यू, तो दोनों के बीच में जो टैक्सेस का शेयर है वो क्या होना चाहिए, यही डिसाइड करती है। और उसके बाद इसके चेयरपर्सन एंड फर्स्ट फाइनेंस कमिश्नर अगर हम बोले तो कौन है, तो वो केसी नियोजी हैं। और प्रेजेंटली अभी 15th फाइनेंस कमिश्नर बोले तो वो एनके सिंह है, बट इसको भी कॉपी में लिख लेना,
एग्ज़ाम से पहले चेक कर लेना कहीं ये बदल ना जाए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे ये देखिए, ये एक फ्लो चार्ट है, मैंने बना के दे दिया है आपको ताकि आपको सहूलियत हो जाए फाइनेंस कमीशन की। 280 नंबर इसका आर्टिकल है, आप सब चीज़ें इसकी देख लेना, ठीक है, कोई समस्या आएगी नहीं, बिल्कुल सही है ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आप देखिए अगला हमारा है टॉपिक नेशनल कमीशन फॉर एससीज। आप देखिए इसको एनसीएससी भी बोल दिया जाता है। इसका आर्टिकल है 338। ये एग्जामिनर अक्सर पूछ सकता है या इसके भी मेंबर पूछ सकता है। तो एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर और मेंबर होंगे इसके अंदर। टेन्योर इनका जो रहता है 3 साल का रहता है, 5-6 साल का मत लिख देना, 3 साल का है इनका टेन्योर। और उसके बाद अपॉइंट कौन करते हैं, इनको प्रेसिडेंट ही करते हैं। और चेयरपर्सन हैज़ द स्टेटस ऑफ इट्स चेयरपर्सन आएगा, ये इज नहीं, इट्स चेयरपर्सन हैज द स्टेटस ऑफ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो जो यूनियन में कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है, जो उनको ओहदा मिलता है, दर्जा मिलता है, वही लेवल का इसके जो चेयरपर्सन है उनको भी मिला जाता है यहाँ पे। फिर नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, तो शेड्यूल ट्राइब्स है, तो ये इसमें क्या है, आर्टिकल 330A है, 338A है। ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे बना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछ सकते हैं ये अमेंडमेंट के बारे में। इसके अंदर मेंबर्स की बात करें तो चेयरपर्सन एक रहेंगे, एक वाइस चेयरपर्सन रहेंगे और 3 अदर मेंबर्स रहेंगे, इंक्लूडिंग 1 फीमेल मेंबर। तो एक लेडी मेंबर भी इसके अंदर रहेंगी, जिनको कि अपॉइंट कौन करते हैं, सबको प्रेसिडेंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर यहाँ पे देखिए इंक्लूडिंग 1 फीमेल मेंबर है, इसका मतलब कि यहाँ पे फीमेल से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। इसको स्टार मार्क कर लो। अगर हाई रहेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेंगे कि फर्स्ट वुमेन चेयरमैन बताइए इसकी, तो आप बोलेंगे मिस जयंती पटनायक जो है एनसीएसटी की सबसे पहली वीमेन चेयरपर्सन थी। और अभी इसके बाद भी प्रेजेंट के जो चेयरपर्सन है उनके बारे में भी जरूर जानिएगा, और यहाँ पे भी प्रेजेंट के देख के जाना कि कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर वाली चीजें मैं साथ ही साथ आपको समझा रहा हूं इसमें। फिर आगे बढ़ते हैं तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, इसका आर्टिकल जो है 350B है और पार्ट इसका क्या है, 7 है। बस इतना सा आप याद कर लीजिए तो सफिशिएंट रहेगा। फिर आर्टिकल एनसीबीसी, ये एनसीबीसी भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये आप इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। इसका पहले 340 था, अब नहीं है। अब क्या किया गया इसके अंदर, 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई है। क्यों की गई है, पहले ये होती थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इसको 102वीं यानी 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तौर पे इसके अंदर एक आर्टिकल ऐड किया गया 338B, जिसने इसको स्टेटस दे दिया कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ठीक है। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं रही है। और मेंबर्स की बात करें तो एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर इसके अंदर मेंबर होंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैग की। जी हाँ, ये कैग आपने सुना भी होगा। इनके अंदर क्या है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ द इंडिया, बेसिकली इनका काम ऑडिट का ही रहेगा, पैसे संबंधी काम है सारे का सारा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 148 प्रोवाइड्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफिस ऑफ द कैग, यानी कि ये अक्सर मैंने देखा है कि जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, कैग हो गया, अभी थोड़े टाइम पहले 1-2 साल पहले अटॉर्नी जनरल का पूछ लिया था इन लोगों ने। आर्टिकल पूछते सीधा ही लास्ट ईयर इन्होंने पूछा कि अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल बताओ, तो आगे आपसे कैग का पूछ लेंगे। तो इसीलिए तो मैं सारी की सारी ये बॉडीज कवर कर रहा हूँ और उनके आर्टिकल को कवर कर रहा हूँ। कैग का पूछेंगे तो 148 बोल देना, सिंपल सी बात है। और इंडिपेंडेंट ऑफिस है, ही इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, ठीक है। He is the guardian of the public purse and controls the entire financial system of the country, ठीक है। तो ये स्टेट लेवल हो चाहे सेंटर लेवल हो, जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है कैग ही हैंडल करते हैं। और इसी वजह से जो B.R. अम्बेडकर साहब हैं उन्होंने बोला था कि कैग जो है ना, ये पोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि सारा जो फाइनेंसिस है इसको देखना है। तो ये इसीलिए एक लेवल की पोस्ट है, इसको आप हल्के में मत लीजिएगा। द कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनको भी कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। देखिए मेजोरिटी में जितनी भी पोस्ट आप देखेंगे सबको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ही करते हैं। या कोई स्टेट के अंदर होगी तो उसको गवर्नर करेंगे, लेकिन यूनियन के अंदर हमेशा प्रेसिडेंट ही करते हैं। और साथ में ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 साल 6 ईयर्स एंड अप टू एज ऑफ 65 ईयर्स। जो भी इनमें से पहले हो गया उस अकॉर्डिंग इनको रिटायर कर दिया जाएगा। और ये मैंने पहले ही बताया कि सेंटर के अंदर क्या 65 ईयर्स ही आएगा हर जगह पे और 6 साल ही आएगा, ठीक है। अगर अभी की बात करें कि न्यू कैग किसको अपॉइंट किया गया, तो GC मुर्मू है, इनको न्यू कैग अपॉइंट किया गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शपथ भी ले रहे हैं, ठीक है। तो
यहाँ से आप इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगेन इसको भी कॉपी में लिख लेना कि बाद में इसको चेक ज़रूर करेंगे अगर ये समय के साथ चेंज होते हैं तो, जो कि होंगे ही होंगे, ठीक है। बट हो सकता है कि जब तक ये चेंज हो तब तक आपका एग्ज़ाम हो चुका हो, क्योंकि ये रिसेंटली बने तो इतनी जल्दी चेंज होने का इनका कोई क्वेश्चन बनता नहीं है। फिर आगे ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ईदर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी कि अगर तो ये कार्य करने में सक्षम नहीं है या फिर ये मिसबिहेव करते हैं तो इनको प्रेसिडेंट जो है वो हटा भी सकते हैं। द मेथड ऑफ रिमूवल जो है वो सेम है, किसकी तरह है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट की तरह। जैसे जज को हटाने का जो सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर फॉलो होता है वही इनको हटाने का होता है। ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर ही रिटायर्स, यानी कि अगर जैसे ही ये इस पोजीशन से, कैग की पोजीशन से रिटायर होंगे, आगे ये किसी भी और इंस्टीट्यूट में जाके गवर्नमेंट के कोई पोजीशन नहीं ले सकते। सेम ही चीज़ हमने यूपीएससी में भी देखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे फर्दर इनको कोई जॉब नहीं मिलेगी, बस ये लास्ट जॉब रहेगी इनके जीवन की। द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ द ऑफिस ऑफ द कैग इंक्लूडिंग ऑल सैलरीज, जितनी भी इसके खुद के ऑफिस की सैलरीज हैं, अलाउंसेज हैं, पेंशन्स हैं, ये जो है सर्विंग इन दैट ऑफिस आर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि कैग को जहां जितनी भी सैलरी वगैरह अपने पूरे डिपार्टमेंट के लिए अलाउंसेस वगैरह पेंशन्स लेनी है, ये कहां से लेगा, ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लेगा। और दे आर नॉट सब्जेक्ट टू वोट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एक ये हो गया। अब नेक्स्ट है ही ऑडिट्स अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल एक्सपेंडिचर, सभी एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं या कंसोलिडेटेड फंड्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं उनको कौन हैंडल करता है या कौन देखता है, इनका ऑडिट करता है, कैग ही करता है। आगे हम देखते हैं कि ये जितने भी एक्सपेंडिचर हैं कंटिंजेंसी फंड के, पीछे कंसोलिडेटेड फंड देखा, ये कंटिंजेंसी फंड है कि कोई आपदा वाला फंड हो गया, इमरजेंसी वाला फंड हो गया, है ना, या फिर पब्लिक अकाउंट्स हैं इंडिया के या फिर किसी स्टेट के हैं, तो वो सबको भी यही ऑडिट करेंगे। फिर आर्टिकल 151 क्या बताता है, ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट। अगर ये सेंटर के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट को किसको सबमिट करेंगे, प्रेसिडेंट को। लेकिन वहीं पर अगर ये स्टेट के अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं तब ये वो रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे, गवर्नर को करेंगे उस स्टेट के, ठीक है भाई। ही सबमिट्स हिज ऑडिट, आगे फिर वही है ना जब हमने बताया था कि प्रेसिडेंट होता है, इनसे ले लेके रिपोर्ट फिर वो आगे प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में दिखाते हैं, वो सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रेसिडेंट के अंदर। ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट टू द गवर्नर, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। जो प्रेसिडेंट है दैट लेज द रिपोर्ट सबमिटेड बाय कैग टू बोथ द हाउसेज, तो पार्लियामेंट के अंदर फिर प्रेसिडेंट जो है इन रिपोर्ट्स को दिखाते हैं। ये है जो ये कैग का मैंने एक फ्लो चार्ट बना रखा है, अगर आपको डायरेक्टली माइंड मैपिंग के थ्रू पढ़ना है तो आप इससे पढ़ सकते हैं। ये इसका सेकंड फ्लो चार्ट है, एक में पूरा नहीं आ रहा था तो दूसरा है ये, ठीक है भाई। चलिए अब आप देखिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, ये ही क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर लास्ट ईयर पूछा गया था और ये बहुत बार पूछा जाता है। सीधा सीधा अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल पूछ लिया जाता है, तो ये आर्टिकल नंबर 76 है, इसको स्टार मार्क करके रख लो। फिर ये जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है हमारे पूरे भारत के अंदर, अगर देखा जाए सबसे टॉप पोजीशन पे लॉ के अंदर। आपको लगता होगा शायद सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हैं, ऐसा नहीं है भाई मेरे, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते हैं, आपको ऐसा लगता है, तो ऐसा नहीं है। इसके अंदर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये सबसे टॉप पोजीशन पे रहेंगे लॉ के अंदर, ठीक है। आप देखिए कि इनको अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं, और एजीआई इज वन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एक ऐसा पर्सन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक है, तभी ये क्वालिफाई करेंगे, अदरवाइज इनको एजीआई नहीं बनाया जा सकता है। द टर्म इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि ये कितने भी साल के लिए एजीआई बन के रह सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के रहमो करम पे, यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट चाहे तो इनको 2 दिन में हटा दे, प्रेसिडेंट चाहे तो अगर 5 साल 7 साल 10 साल जितने भी टाइम रख सकते हैं, हो सकता है अगले प्रेसिडेंट आए वो भी इनको रख ले, तो ऐसे करके 10 साल भी ये रह ले। ये सारे का सारा गेम है प्रेसिडेंट का, ठीक है। इन द परफॉर्मेंस इज ऑफिशियल ड्यूटीज द अटॉर्नी जनरल हैज द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स। जितनी भी सेंटर से रिलेटेड कोर्ट्स हैं या भारत के देश की जितनी भी कोर्ट्स हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं एजीआई साहब, और वहां पे सुनवाई को सुन सकते हैं। बीच में कहीं पे हिंड्रेंस नहीं करेंगे, बट सुन जरूर सकते हैं उसके अंदर, है ना। टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जाके वहां भी जो भी चल रहा है उसको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसको बीच में जाके हैम्पर नहीं कर सकते, ना ही इनको कोई वोट देने का अधिकार है, विदाउट ए राइट टू वोट, ठीक है। तो ये एक समस्या है इनके साथ, बाकी सब चीजें ठीक है ना। ये जा कहीं भी सकते हैं, किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है।
फिर आगे एक नोट है कि इन एडिशन टू एजी कुछ लॉ ऑफिसर्स और अपॉइंट किए जाते हैं जो एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल को हेल्प करेंगे ये सारी की सारी चीज़ों को करने में। कौन है वो? सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इनके बारे में हमारे संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस ये एक एक्स्ट्रा पोस्ट हैं जो इंट्रोड्यूस की जाती हैं। अभी सॉलिसिटर जनरल देखा जाए तो तुषार मेहता है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा इन अदर वर्ड्स आर्टिकल 76 डजेंट मेंशन अबाउट द सॉलिसिटर जनरल। वही मैं बता रहा हूँ, आर्टिकल 76 जो है वो केवल एक ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करता है, वो करता है एजीआई के बारे में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, लेकिन वो सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात नहीं करता है। अगर पहले लॉन्गेस्ट सर्विंग एजीआई पूछ लिया जाए भारत के तो कौन है? मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़। ठीक है, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ ये हैं, तो ये पहले एजीआई थे भारत देश के जिन्होंने सबसे लंबे समय तक एजीआई बन के रहे। अब देखिए हम बात करते हैं एडवोकेट जनरल की। इसका आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल है इसकी अपॉइंटमेंट का 165 नंबर आर्टिकल, लेकिन अगर इसकी अथॉरिटी और फंक्शनिंग की बात करते हैं तो आर्टिकल 177 है। फिर अपॉइंटमेंट इसकी कौन करते हैं? तो वो गवर्नर जो है उस स्टेट के वो करेंगे। और इनके पास क्या क्या पावर्स हैं? ये जो है स्टेट के अंदर जितनी भी कोर्ट हैं, स्टेट के अंदर जितनी भी कोर्ट्स हैं, ये वहां जाके किसी की भी प्रोसीडिंग्स को सुन सकते हैं, लेकिन ये वोट नहीं कर सकते किसी भी हाउस में जाके स्टेट लेजिस्लेचर के, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट के अंदर होते हैं उनमें से किसी भी हाउस में जाके ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो ये इंडियन सिटीजन होने चाहिए, सिविल सर्वेंट विद एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स होने चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस इनको जिला कोर्ट के अंदर होना चाहिए। फिर इनकी जो टर्म है इनकी भी फिक्स्ड नहीं है ना, कि कितने भी समय के लिए ये एडवोकेट जनरल ऑफ दैट स्टेट रह सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, मर्जी है गवर्नर की, वो कितने भी समय के लिए रख सकता है। रिटायरमेंट की बात करते हैं तो 62 साल होती है इनकी रिटायरमेंट। अगर ये 62 ईयर्स के होने वाले हैं तो फिर ये रिटायर होंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट लिमिट है इनके लिए। फिर रेजिग्नेशन टू, ये किसको अपना रेजिग्नेशन देके जाएंगे? तो स्टेट के गवर्नर को ये अपना रेजिग्नेशन देकर जाएंगे। अगर आपसे कभी देखिए एक और एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं आपको, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है इतनी, लेकिन कई बार पूछ सकता है, ये अलग से एक्स्ट्रा करके मैं बता रहा हूं। फादर ऑफ लीगल एजुकेशन अगर कोई पूछ ले आपसे कि भारत के अंदर लीगल एजुकेशन, ये जो कानूनी पढ़ाई है, इसके लिए सबसे ज्यादा प्रमोट किसने किया या कौन इसके फादर माने जाते हैं? तो आप बोलेंगे नीलकंठा रामाकृष्ण माधवा मेनन। ठीक है भाई, चलो ये मैंने बना रखा है एक अटॉर्नी जनरल का, तो आप ये देख सकते हैं पूरे का पूरा फ्लो चार्ट अटॉर्नी जनरल का। अब हम आगे लगभग हम एंडिंग में पहुंचने वाले हैं आपके जीएसटी काउंसिल। अब देखिए जीएसटी काउंसिल हो गई और स्पेशल ऑफिसर्स फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो गए। ये दोनों के बारे में मैं कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये पहले भी आ चुका है आर्टिकल इसका, लेकिन अभी मैं फिर से बता रहा हूँ। आर्टिकल 350B और पार्ट 16 है ये। और वहीं पर अगर जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं तो 279A और पार्ट 12 है। अपॉइंटमेंट कौन करता है जीएसटी काउंसिल की? प्रेसिडेंट। इसकी भी कौन करता है? प्रेसिडेंट। फिर कंपोजिशन में क्या है कि यहाँ पे ये फाइनेंस मिनिस्टर जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, और बाकी भी ये देखिए कि मिनिस्टर्स जो है वो इसमें इन्वॉल्व है, ये लिखा हुआ है सारे का सारा, आप पढ़ लेना। और यहाँ पे भी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द क्वालिफिकेशन, इसके बारे में क्वालिफिकेशन या इसके टेन्योर या सैलरी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। फिर अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके अंदर मेन चीज़ देखो एग्जामिनर क्या पूछता है, बाकी सब कचरा है। मेन चीज़ ये है, ये जो है ना जीएसटी काउंसिल 101वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016, ये पूछ सकते हैं कि जीएसटी काउंसिल जो क्रिएट हुई है ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुई है? तो 101वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 2016 के तहत हुई है। ये पूछा भी गया एग्जाम के अंदर पहले भी, तो ये याद रखिएगा। और द सेक्रेटरी ऑफ काउंसिलेट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, तो इसका सेक्रेटरीट जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। सेम ही यहाँ पे अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1956 की, और आर्टिकल के बारे में और पार्ट के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। साथ में हेडक्वार्टर जो है इसके इलाहाबाद के अंदर है। ठीक है, ये मोटे तौर पर मैंने चीज़ें बता दी हैं, इनको आप PDF से जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ऑलरेडी आपको, उससे रीड भी कर सकते हैं। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के बारे में, यानी कि संविधानिक जो इकाइयां हैं हमारे पूरे के पूरे देश के अंदर जिनसे हमारा पूरा देश चल रहा है उनके बारे में। लेकिन कई बॉडीज होती हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी, तो अभी नेक्स्ट सेशन में उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी बॉडीज जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। चलिए ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।